नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में अपने माता पिता के साथ अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज बात कर लेते हैं हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का पेपर जो कि वर्ष 2021 का है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था और उसके विकास के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये वर्ष 2021 का पेपर है। इसमें गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि इस साल जो पेपर हुआ था, ये जो हमारा पेपर हुआ था, इसमें जो समय था वो मात्र 1.5 घंटे का था। पेपर में वैसे टाइमिंग आपको पता है कि ये आपका जो है आमतौर पर 90 मिनट का, माफ करिएगा, 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 90 मार्क्स होते हैं। लेकिन ये पेपर कोरोना काल में हुआ था, कोविड में हुआ था, तो थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन जो है आपका हाफ कर दिया गया था, यानी कि मात्र 90 मिनट्स का पेपर था। मार्क्स वही थे आपके। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप थोड़ा सा समझिएगा। पेपर में ज्यादा अंतर नहीं है, जिन भी सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं आप उनको ध्यान दीजिएगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी ध्यान दीजिए। उनके साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो काफी अच्छे से आप तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आता है कि सही में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं और किन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें। और साथ ही साथ अभी हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, आगे मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में इनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन आप अपने स्तर पर पढ़ाई जरूर करते रहें। बिल्कुल भी आप मार्केट में अवेलेबल जो श्योर सीरीज होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग उस पर ही निर्भर रहते हैं या उसका ही इंतजार करते रहते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपनी तैयारी करें। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी और उतने अच्छे से आप एग्जाम में लिख कर देखेंगे। और ये बात आप प्लीज मेरी मान लीजिए और इस सेमेस्टर में एक बार आप सेल्फ स्टडी करके और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर इनका सॉल्यूशन भी देखते रहिए। तो आप देखिए कि आप परीक्षा में जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे कम से कम 5 से 10% मार्क्स ज्यादा ही लेकर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं और थोड़ा पेपर भी समझते हैं कि आखिर पेपर आया कैसा था। पहला प्रश्न ले लेंगे सेक्शन ए से। जैसा कि आपको पता है आमतौर पर सेक्शन ए से जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटे का पेपर है तो थोड़ा सा मार्किंग भी चेंज हुआ है। यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 3 मार्क्स मिल रहे थे और टोटल 10 क्वेश्चन करने जो कि सेक्शन ए में होता है। शब्दों की सीमा का भी कवर करेंगे यहाँ पे कि आमतौर पे जो नॉर्मल पेपर होता है 3 घंटे का, वहां पे 50 शब्द होते हैं लिखने के लिए आपका सेक्शन ए में, लेकिन यहाँ पे 40 वर्ड्स में थे। तो ये एक बदलाव हुआ था। आपका अगर इस साल पेपर हुआ है वो आपका नॉर्मल ही होगा, 50 वर्ड में होगा, अगर कोई समस्या नहीं होती है कोरोना काल जैसी वापस से स्थिति ना हो तो 40 शब्दों में खैर इसका उत्तर देना था। आमतौर पे ये आपका 50 वर्ड्स का होता है, तो खैर उसको हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। आप 50 वर्ड्स में भी आराम से दे देंगे। मैं जब भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देता हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में, वहां पे शब्दों को ध्यान में रखते हुए देता हूँ, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था उसी को उठा लेते हैं और पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। देखिए 4 सिद्धांत आपको पता ही है कि सतत विकास का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, यानी कि बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस तरह की जो है आपके जो प्रिंसिपल्स हैं आपने पढ़े होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन ए से ही, रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बालक के वृद्धि और विकास में शिक्षक की भूमिका। तो एक शिक्षक अपने छात्र को समझता है, उसका आकलन करता है, उसकी जो मजबूत पक्ष होता है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस की जानकारी के अनुसार फिर छात्रों को उनके अनुसार जो है अपना इंस्ट्रक्शन देता है, उस हिसाब से उनको समझाता है। तो उस तरह से आपको लिखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे मदद करते हैं। कि शारीरिक रूप से अगर कोई बच्चा थोड़ा दुर्बल है तो उसकी पहचान करके माता पिता से संपर्क करता है। आवश्यक जो आपका चिकित्सक की जांच या माता पिता के द्वारा उसकी जो जांच हो सकती है या मेडिकल ट्रीटमेंट जो करवाना उसके लिए भी बच्चे के ऊपर मतलब ध्यान रखता है। और दूसरा अपना योगदान करता है टीच बच्चे के डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हम बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में। तो ये आप दोनों चीजों को कंबाइन करके आपको आंसर लिखना है। आंसर में जब आपको लिखूंगा आप समझ जाएंगे किस तरह से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब कोलबर्ग स्टेप्स ऑफ। यहाँ पे लिखिएगा आप, देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग
स्टेप्स ऑफ डेवलप, यहाँ मात्र उनके स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ये नहीं करना है कि आप पूरा इसको डिस्क्राइब करने लगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब कोल्सबर्ग। अब यहाँ चलते हैं, डिस्क्राइब कोल्सबर्ग स्टेप ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग के नैतिक विकास के पदों का सिर्फ वर्णन करा, तो उनके नाम लिखने। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन में जो पूछा जाए बस उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऐसा नहीं करें कि आप वर्ड में आपको लगे कि यार ये तो 40 वर्ड में हो गया, तो आंसर में मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं होता, जितना पूछा गया है आप उतने में ही आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। तो समाज में जो परिवर्तन होते हैं किसी भी कारणवश, उसे हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें आप लिखिएगा कि जब समाज में जो मुख्य चीजें हैं, जो मान्यताएं, धारणाएं, वैल्यूज है, इनमें जब बदलाव आता है जीवन के स्तर में, रहन सहन में, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे वो शैक्षणिक स्तर हो, चाहे मनोवैज्ञानिक स्तर हो, इस तरह की जब स्तरों में भी बदलाव आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक बदलाव। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डिफाइन डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और मैं अभी आगे भी आपको ये क्वेश्चन दे ही दूंगा। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये सारे सॉल्यूशन भी है। आगे देखते हैं हम लोग पहले तो देख लिया आपने, प्रश्न संख्या 5 था डिफाइन डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र को परिभाषित करना है। प्रश्न संख्या 6 है, व्हाट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अवबोध क्या है। व्हाट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय अवबोध क्या, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। इसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं ना, एक्चुअली वही है। अब यहाँ पे सिर्फ मतलब एग्जाम जैसे पॉइंट्स ही नहीं आपको समझना, आपको समझना है कि ऐसा कुछ भी जो हमें, हमारे हमारे जीवन को, हमारे व्यापार को, हमारे आसपास होने वाली चीजों को, मतलब ऐसा कुछ भी जो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जो हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सारी चीजों की समझ होना ही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अंदर आपके जो है, आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल चीजें भी हो सकती हैं, इसके अंतर्गत आपको जो है सामाजिक चीजें भी हो सकती हैं, इसके अंदर औद्योगिक चीजें हो सकती हैं, इसके अंदर स्पोर्ट्स में होने वाली घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके जीवन को भी प्रभावित करती हो, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हो रही है, तो ऐसी चीजों के बारे में जो समझ हम बढ़ाते हैं, या हमारी जो समझ होती है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में जब रिसेशन आया तो उससे हमारे जीवन पर भी बहुत फर्क पड़ा है। भारत में रोजगार की कमी हुई, भारत में जो है लोगों के रोजगार गए, चीजों का दाम बढ़ गया। तो आपने देखा कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। अब कभी अमेरिका में, रसिया में, जर्मनी में, जापान में जब कोविड के केसेस बढ़े, तो उससे हमारे देश में भी चिंता होने लगी। तो इससे क्या होती है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय अवबोध, कि भाई अगर वहां समस्या हो रही है तो वो चीज हमारे तक पहुंचने वाली है। तो उस अवबोध का हम अपनी तैयारी के लिए प्रयोग करते हैं, तो या फिर हम उससे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये होती है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आगे देखेंगे, रोल ऑफ नेबरहुड इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए, बालक के विकास में पड़ोसी की भूमिका, तो प्रश्न संख्या 7 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको अपने शब्द में आराम से लिख सकते हैं कि भाई पड़ोसी किस तरह से मदद। देखिए, पड़ोसी भी अगर एक अच्छा पड़ोसी होता है तो सबसे पहले तो वो जो सामाजिक नियम, सामाजिक हाव भाव, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक तौर तरीके जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने पास पड़ोसियों से, पड़ोस के बच्चों से, आंटी से, अंकल से, बूढ़े बुजुर्ग जो भी उनसे सीखते हैं। तो पड़ोसी भी हमें गलत करने पर टोकते हैं, अच्छा करने पे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमें एक ऐसा समूह देते हैं जहां पर हम जाकर खेलते हैं, कूदते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं। तो ऐसा चीज हमको मिलता है, एक ऐसा एक समुदाय मिलता है, एक ऐसा स्थान मिलता है जहां जाकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, और काफी हद तक हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जिसे सोशल बोलते हैं, साइको सोशल, इस तरह के जो हर एक एस्पेक्ट होता है ना हमारा, चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे हमारा बातचीत करने का तरीका हो, एक सोशल स्तर, सोसाइटी में किस तरह से रहना रहना है, सोसाइटी की क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, इन सारी चीजों की समझ भी हमें कहीं ना कहीं हमारे पड़ोस से मिलती है, एक पड़ोसी से मिलती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की विशेषताएं। तो जैसे हमने ऊपर ही अभी चर्चा किया था कि सामाजिक बदलाव क्या है, तो उसी सामाजिक बदलाव
को ही अगर हम लोग समझें तो वही यहाँ पे भी लिख देना कि सामाजिक बदलाव होता है तो उसकी क्या आपकी विशेषता है, कैसे पता चलेगा कि सामाजिक बदलाव। तो पहले मैंने बताया कि आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, लोगों के जीवन स्तर में जब बदलाव होता है तो ये सोशल डेवलपमेंट को दिखाता है। सोशल डेवलपमेंट हो रहा है यानी विकास हो रहा है, तो मतलब ये सकारात्मक होगा। नकारात्मक चीजों के बारे में हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सकारात्मक कैसा होगा कि कुछ अंधविश्वास है वो अब कम हो रही हैं, कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं थी वो अब अगर अपने देश में जैसे अच्छी सड़कें, बिजली, पानी अगर सुविधाएं मिल रही, ये सोशल डेवलपमेंट है। अगर स्त्रियों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा अगर नहीं हो पा रही थी, अगर वो बढ़ रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, उसका प्रतिशत बढ़ रहा है, तो ये है सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, मतलब आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो 4-5 को ही आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 और सेक्शन ए से लास्ट दो प्रश्न देख लेते हैं। डिफाइन इमोशंस। इमोशंस क्या है? देखिए इसकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके लिए आप ना परिभाषा एक लिख दीजिएगा। जो भी इसकी परिभाषाएं दी गई है उसमें से कोई एक परिभाषा जरूर लिख दे। ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर तुरंत मिल जाएंगे पूरे पूरे। संवेग को परिभाषित कीजिए। अगर आमतौर पे बात करें तो इमोशंस या संवेग क्या है, ये होते हैं एक तरह से आप बोले एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मानसिक तरंगे, या आप बोल सकते हैं मानसिक, एक तरह से आप बोलें कि आपके शरीर में अचानक से जब कोई बदलाव होता है, वो होते हैं हार्मोनल कारण से, आप बोल सकते हैं एड्रेनल की वजह से, या फिर आप बोलते हैं ना कि अचानक जैसे आपके अंदर जब आवेश आ जाता है किसी काम को लेके, चाहे वो आप खुशी के कारण हो, डर के कारण हो, तो इन्हें हम इमोशंस बोलते हैं। इमोशंस के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इनको हम लोग संवेग कहते हैं। अब संवेग का अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखा दूंगा, अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे। सो ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना। देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अगर साधारण रूप में बात करें तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य या एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो, और सेल्फ डिपेंडेंट होकर वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो, सोशली सेल्फ डिपेंडेंट हो, एजुकेशनली सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसको वो सारे अवसर मिले। ग्लोबलाइजेशन भी इसी तरह से करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के साथ में खुले रूप से अपना सामान का, व्यापार का, आर्थिक क्रियाकलापों का आदान प्रदान करने लगता है, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि जो देशों के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल सी दिखने लगती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लोग जो है जैसे हम अपने देश में आ जा पाते हैं, आ जाके व्यापार करते हैं, उस तरह से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश में भी इस तरह की परिस्थिति हो जाए तो सब लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये तभी हो पाएगा जब शिक्षा भी बढ़ेगी। जब शिक्षा बढ़ेगी लोग व्यापार ही करेंगे, शिक्षा बढ़ेगी लोग ग्लोबलाइजेशन के महत्व को समझेंगे। जब शिक्षा बढ़ेगी तो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन से सभी को कैसे फायदा होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबल स्तर पर अगर एक राष्ट्र में कुछ बढ़िया हो रहा है तो किस तरह से वो हमें, ये तभी पता चल पाता है जब लोग शिक्षित होते हैं तो दूसरे देशों में होने वाली चीजों के बारे में भी समझते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो खैर इनको हम डिटेल में ना जाके सिर्फ 50 पॉइंट्स के हिसाब से, 40 शब्दों के हिसाब से लिखना, तो इसको हम भी आगे वाले वीडियोस में आपको मैं बताता हूँ। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी में। आपको पता है सेक्शन बी आमतौर पे तो वैसे आपका जो होता है सेक्शन बी जो है 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा मात्र 150 शब्दों में लिखना। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान में देखना है, उस हिसाब से लिखना रहता है। हाँ, यहाँ पे सेक्शन के मार्किंग को आप लोग देख लेते हैं, सेक्शन बी को। अभी चलिए 1 मिनट ले चलता हूँ मैं आपको। अभी देखेंगे यहाँ पे केवल 3 प्रश्न करने हैं। वैसे आमतौर पे आपको जो है 5 प्रश्न करने होते हैं, 8-8 अंक के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र आपको 3 ही प्रश्न करने हैं। तो सेक्शन बी में आपके 200 शब्दों में करने होते हैं, यहाँ पर 150 शब्द में। तो वो बात नहीं है, आपका जो प्रोसेस रहता है बस इसको समझिए। और ये तो खैर जैसा एग्जाम था उसके हिसाब से मार्किंग थी। आमतौर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर के एक क्वेश्चन होता है और आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना होता है। कुल मिलाकर ये सेक्शन आपका 40 अंकों का होता है। तो खैर यहाँ पे जो भी है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब डेवलपमेंटल चेंजेस और डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था में विकासगत विशेषताओं का वर्णन। कि मतलब कि बच्चे में जो विकासगत विशेषता, विकास जब होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बता सकते हैं विकास जो है होता है हर एक व्यक्ति में अलग अलग स्तर पर होता है।
विकास एक चरणबद्ध तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज कभी भी विकसित हो जाए, उसका एक तरीका होता है। हर एक चीज को सीखने में समय लगता है, तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, वो चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे, आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करिए। देखिए पहले इन तत्वों का नाम लिखिएगा और फिर उनको एक एक करके एक्सप्लेन करिए, जैसे कि समाज, स्कूल, मीडिया, हमारे पास पड़ोसी, उसके बाद में आप पीयर्स बोलते हैं, जिनको पीयर्स बोलते हैं यानी कि हमारे दोस्त, हमारे हम उम्र लोग। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो आपके मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आपके समाज में विद्यमान, समाज में होने वाले बदलाव, समाज में जो मोरल शिक्षा मिलती है, उसके अलावा रोल मॉडल्स का बड़ा योगदान होता है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे लिखना है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बालक के विकास में समुदाय के प्रभाव को वर्णन करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमारे आस पड़ोस का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर। प्रश्न संख्या 5 है, हाउ डू इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बहुत सारा, इसमें कि आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करके दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, मोबाइल दिया जाता है, ये बहुत सारे तरीके सरकार भी कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके जैसे मिड डे मील स्कीम है, तो इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करके प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इस तरह से लालच दे। शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने का मतलब ये भी है कि मूलभूत संरचनाओं का भी विकास किया जाए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाए जाएं, अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जाए, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, शिक्षकों को नियुक्ति के बाद बिल्डिंगें जहां खराब है वहां पे अच्छी बिल्डिंग्स लाई जाएं, प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी हो। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं, तो उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 6 में, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर संक्षिप्त लिखे। अब देखिए जब ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा के संबंध में सरकार ने क्या प्रावधान किया, हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या, उनको जरूर आपको लिखना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि भैया अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए किस तरह सरकार करती है, उनको स्कॉलरशिप देती है, उनके लिए आदिवासी छात्रावास बनाती है, आदिवासियों को जो एडमिशन में विशेष छूट मिलता है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 7 है, इवेलुएट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रावधान लिखने नहीं, आपको याद रखिए इवेलुएट करना मतलब कि जो प्रावधान है एक्चुअली उसको कुछ इस तरह से आपको बताना है कि जिससे कि लगे कि हाँ इसका फायदा मिल रहा है। अब जैसे देखिए शिक्षा का अधिकार है आपका, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, तो इसका क्या, इसका मूल्यांकन, ये एक्ट तो आ गया लेकिन आपको एक्ट से फायदा क्या मिला, तो आपको लिखना है कि इस एक्ट के तहत कोई भी पिता माता जो भी है विद्यालय में जाके प्राथमिक स्तर पर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उसको प्राप्त करने से कोई उसे रोक नहीं सकता। ये हुआ इसका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन को आपको कुछ इस तरह से रखना। इसी तरह से मान लीजिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आपको प्रवेश से कोई वंचित नहीं कर सकता अगर आप उसके योग्य हैं, तो ये हुआ उसका मूल्यांकन। तो आप लिख सकते हैं कि इस आधार पर, तो आपको कैसे लिखना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा कि देखिए शैक्षणिक अवसरों की समानता का अधिकार है, जिसके तहत अब कोई भी बच्चा अगर किसी शैक्षणिक संस्थान जो कि राज्य द्वारा पोषित है या केंद्र सरकार द्वारा जिसको फंड मिलता है या संचालित है, ऐसे संस्थानों में एडमिशन के लिए अगर कोई बच्चा योग्य है तो उसको किसी भी आधार पर, चाहे रंग रूप जाति धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसे एडमिशन दिया जाएगा। तो आपको मूल्यांकन के समय में कुछ इस तरह से अपने आंसर को रखना, मूल्यांकन करना है ना भाई, उसका उसका इवेल्युएशन करना कि अधिकार तो दिए गए, संवैधानिक प्रावधान तो किए गए, लेकिन वो काम के हैं कि नहीं है, किस तरह से उपयोग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसको यहाँ पे बताना है आपको। चलिए ये हो गया सेक्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी, और अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी से देखेंगे यहाँ पे आपको पता है आमतौर पे, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ
2 ही क्वेश्चन और करने होते हैं टोटल 2 क्वेश्चन। शब्दों की सीमा जो होती है इस सेक्शन के लिए, आप जब रेगुलर एग्जाम देंगे तो 500 शब्दों की, लेकिन यहाँ पे 400 शब्द है वैसे एग्जाम के हिसाब से। 15 नंबर का ये सेक्शन होता है और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो है 2 क्वेश्चन करने होते हैं आमतौर पर। यहाँ पे इस एग्जाम में पिछले वर्ष मात्र एक ही क्वेश्चन करना था, तो ये ध्यान रखें। आपको जब आप एग्जाम देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको 15 नंबर के कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन करने होंगे और टोटल ये सेक्शन 30 नंबर का होता है। 500 शब्दों में आपको आंसर देना रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं कि डिस्क्राइब द डिटेल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बाल्यावस्था में शारीरिक एवं भाषा विकास की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किए। तो देखिए यहाँ पे आप बाल्यावस्था में आप जो बाल्यावस्था का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है शारीरिक, तो शारीरिक यानी कि शारीरिक विकास के ऊपर ही आपको फोकस रखना है। इसमें आपको जो है मानसिक और संवेगात्मक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। और दूसरा जब लिख दिया भाषा का विकास, तो सिर्फ भाषा के विकास के ऊपर आपको फोकस करना। तो यानी कि शारीरिक विकास को पहले लिखेंगे, उसके बाद भाषा के विकास को लिखेंगे और दोनों को बैलेंस बना के रखेंगे। अगर आपको 500 शब्दों में लिखना है यहाँ जैसे कि 400 शब्दों में लिखना है, तो तकरीबन 200 शब्द आप इस क्वेश्चन के लिए और इस पार्ट के लिए और 200 शब्द इस पार्ट के लिए दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बैलेंस पे रहे। आपका आंसर इस तरह से लिखना है। मात्र एक क्वेश्चन करना है तो 8 9 10 11 में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। जब आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं तो 8 4 क्वेश्चन में से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। एक्सप्लेन कॉग्निटिव थियरी ऑफ पियाजे। देखिए हर बार आने वाले प्रश्न हैं, तो इनको जरूर तैयार करिएगा। कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करिए। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। डिफाइन टेररिज्म, देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले साल मतलब मैंने पढ़ाया था, लोगों को पहले ही बताया था एग्जाम में, तो लोगों ने उम्मीद है कि किया भी होगा और आप भी इसको बिल्कुल तैयार। कि आतंकवाद को परिभाषित कीजिए और आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ टीचर फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षक के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। देखिए ये आप साधारण क्वेश्चन नहीं है, इसको आप डिटेल में, और अगर आपको ना पता हो तो आप इस क्वेश्चन को ना ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप थोड़ा लिखने के बाद ना आपके पास में खत्म हो जाएगा। तो इस ऐसा ना हो कि भाई आप पहले सोच लें कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं और 500 शब्दों में या 400 शब्दों में लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि 200 शब्द लिखने के बाद फिर आपको कुछ भी लिखना पड़े। तो आप याद रखिए ऐसे प्रश्नों का चुनाव करिए क्वेश्चन लिखने में, खासतौर पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसके लिए आपके पास मतलब पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन हो, पर्याप्त मात्रा में कंटेंट। तो चलिए वीडियो अभी यहाँ समाप्त करते हैं। पेपर आपको समझ में आ गया होगा, इनके सॉल्यूशन बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आपके सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग आंसर टाइप, क्योंकि थोड़ा समय भी लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।